So, dear leaders, this is the session based on speaking tree, poll, team building and prospecting. ये एक छोटी सी इमेज है. इमेज क्या कहती है? Who wants change? कामयाब कौन होना चाहता है? And the next question says who wants to change? कामयाब होने के लिए मेहनत कौन करना चाहता है? नियम कौन मानकर चलेगा? एक सही डायरेक्शन में, डिसिप्लिन में कौन चलेगा? और उसी चीज को अपनों से जुड़े लोगों को बताते हुए चले. तो ये पिक्चर सब कुछ कहती है. क्या है कि पिक्चर में क्या लिखा है और हम इसे कैसे इंटरसेप्ट करते हैं, ये हर व्यक्ति का अपना एक नजरिया है. आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि आप ऐसा ही सोचिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये इमेज सब कुछ बयां करती है कि पैसा सबको चाहिए, कामयाबी सबको चाहिए, लेकिन डिसिप्लिन या पैशन, एफर्ट, टाइम किसी के पास नहीं है. ये चीज की दिक्कत ही आपके पास एक ऑब्जेक्शन के तौर पर आती है, जिसे कहते हैं हम कि टीम बिल्डिंग में हमें इश्यू है, टीम रिटेंशन में हमें इश्यू है. मुझे भी आ रहा है, सबको आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों हैंड टू हैंड चलते हैं. अगर टीम बिल्डिंग में इश्यू आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? हम अपना काम करने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि हम मुड़ के वापस नहीं जा सकते, मुड़कर तो जाना ही नहीं है. सो हमें वहीं से सॉल्यूशन ढूंढना है. दैट इज व्हाई मेरा वोट प्रोस्पेक्टिंग को पहले गया कि जब हमने ये काम शुरू किया था तो हम आईडीज पर आईडीज लगाते चले गए कि टीम में ज्वाइनिंग आए. हम नए थे, प्रोडक्ट्स मार्केट में नहीं आए थे, बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा था. तो जो भी कोई मिलता था सबसे पहले उसका केवाईसी किया और आईडी लगा दी. लगता था चलो एक आदमी तो मिला, एक आईडी तो आई, एक फ्रेंड और जुड़ गई हमारे साथ, एक फैमिली मेंबर और जुड़ गया हमारे. उस वक्त हम इसी जद्दोजहद में थे. कंपनी लॉन्च हुई, प्रोडक्ट्स मार्केट में आए, कुछ कुछ दिक्कतें आई, उन दिक्कतों को भी हमने ओवरकम किया. क्या सीखा हमने अपने उस ड्यूरेशन में? आईडी लगना इंपॉर्टेंट है या राइट एसोसिएट का मिलना इंपॉर्टेंट? आज मैंने गुजारिश की है कि आप एक पेन पेपर लेकर बैठिएगा. 2-3 सवाल बीच में मैं आप लोगों के सामने रखूंगी. आप चाहें तो उसका आंसर, ओनली आंसर, क्योंकि पूरा क्वेश्चन लिखना तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन उसका सिर्फ आंसर यस, नो या आई एम नॉट बॉदर्ड, इस तरीके से टिक करते जाइएगा. 4 या 5 क्वेश्चन होंगे पूरे सेशन के बीच में. ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आपकी काफी सारी प्रॉब्लम्स को एक जीरो इन कर देगा कि आपको एक्चुअली प्रॉब्लम आ कहां रही है. हम एक राइट टूल से राइट एक्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारा टूल बॉक्स लिया हुआ है और हमें एक्चुअली पता नहीं है. हमें पेचकस की जरूरत है, हमें हथौड़ी की जरूरत है, हमें रेंच की जरूरत है, या वो सिर्फ हाथ से ही मैनेज होके ठीक हो जाएगा. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. लेमैन में जब हम एग्जाम्पल देते हैं तब बात हमारे को क्लिक करती है. सो एक अपना पेपर पर यस का कॉलम बनाइए, एक नो का कॉलम बनाइए और एक कॉलम बनाइए आई एम नॉट बॉदर्ड. 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ उसी के बीच में आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे. आपने काम करना है नहीं करना वो भी वहीं से पता चल जाएगा. आप कामयाब होंगे नहीं होंगे वो भी आपको वहीं से पता चल जाएगा. आपको इस काम में ध्यान देना चाहिए नहीं देना चाहिए वो भी आपको पता चल जाएगा. तो कोशिश कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए, मेहर की मेहनत को वेस्ट मत करिएगा प्लीज. सो नेक्स्ट स्लाइड कहती है ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी. ये ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी क्या है? ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी वो है कि जो कोई हर कोई काम को करता चला जा रहा था अब तक, और जिसको कि हम सबसे आसान जरिया मानते थे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरतों को पूरा करने के लिए, जहां हम अपनी फैमिली की, अपनी पर्सनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए जिन माध्यमों का इस्तेमाल कर रहे थे, वो एक ओशियन स्ट्रैटेजी के अंडर आता है. ये एक MBA
मतलब कि सेगमेंट की बुक है ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, जिसके अंदर बहुत इन डेप्थ नॉलेज है। सारी नॉलेज हमारे काम की नहीं है, लेकिन उसमें से जो हमारे काम का है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगी। ये एक बहुत पुरानी प्रेजेंटेशन है, आज जरूरत महसूस हुई कि इसके बारे में भी हम फिर से बात करें, क्योंकि हर किसी ने ये नहीं सुना हुआ है शायद। एक है रेड ओशियन। आप सोचते होंगे ओशियन तो ब्लू होता है, रेड ओशियन क्या होता है? रेड ओशियन वो है जो ऑलरेडी आज के टाइम में जब आप प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हैं, चारों तरफ वो काइंड के लोग मिल रहे हैं आपको, जो चाहे दुखी हैं, चाहे खुश नहीं हैं, चाहे क्रिप कर रहे हैं, लेकिन दे वांट टू बी देयर ओनली। वो है ऑलरेडी जो काइंड ऑफ एक्टिविटीज या बिजनेसेस या जॉब प्रोफाइल्स मार्केट में है, वो है रेड ओशियन, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं। वो वाली जो मार्केट है या वो वाली जो एनवायरमेंट है, जो मैक्सिमम इन नंबर है, जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी मैक्सिमम इन नंबर है, वो है रेड ओशियन मार्केट। सो रेड ओशियन मार्केट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? मेन आता है जॉब। जॉब के अंदर की जो प्रॉब्लम्स हैं या जो पॉइंट्स हैं, नो नो डाउट कि उसके अंदर हमें बहुत प्लस पॉइंट मिलते हैं, एक फिक्स्ड सैलरी मिलती है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमारे खर्चे कैसे पूरे होंगे। अब उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, हम उसकी बात करते हैं कि कट थ्रोट कंपटीशन है, अपने लिए कहीं ना कहीं टाइम की कमी होती है, आपकी जो क्वालिफिकेशन है आप उसी से जुड़ा हुआ ही काम कर सकते हैं, आप जिंदगी भर उस पे अपना 500% भी दे लें तब भी आप अपने बॉस के बॉस नहीं बन सकते। फिक्स्ड मनी मिलता है, आप शायद समझते हैं ये सिक्योर जॉब है, बट एक्चुअली सिक्योरिटी नहीं है। आप शायद सोचते हो आपका मतलब आप जिनसे भी बात कर रहे हैं, आपका मतलब आप जिनसे भी इस टॉपिक पर जब भी प्रोस्पेक्टिंग करें, तो आपके पास वोकैबुलरी होनी चाहिए। जब आप बात करें किसी से, आपके पास इतना वैलिड पॉइंट होना चाहिए कि क्यों आप जिस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं उसमें कहीं कुछ बेहतर है। सो नो सिक्योरिटी मीन्स आप सोच के आए कि 60 साल तक तो मेरी नौकरी पक्की है, क्योंकि मैं सारे नियम मानती हूँ, मैं सारे नियमों का पालन करूंगा, मैं सारे बॉसेस जो भी मेरे बॉस होंगे उनको यस सर या यस मैम बोलूंगा, तो मेरी नौकरी पक्की है। ये गलती है बहुत लोगों की, जिसका सामना किया है लोगों ने, कब? कोविड के आने के बाद। देन इसके बाद अगला रेड ओशियन का जो हिस्सा है वो है बिजनेस, जिसमें कंपटीशन अगेन बहुत ज्यादा है, अपने लिए समय काफी कम है, क्वालिफिकेशन का इतना मेजर रोल नहीं है, लेकिन अगर क्वालिफिकेशन होती है तो आपको थोड़ी सी मदद मिलती है। बट बिजनेसेस में आपको किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है? वो है इन्वेस्टमेंट, मनी। रिटर्न्स जरूरी नहीं है कि आपने ज्यादा पैसा लगाया तो आपको उसी के प्रोपोर्शन में रिटर्न्स आएंगे। सिक्योरिटी हमेशा खतरे में होती है, यानी कि यू आर ऑलवेज एट रिस्क कि जो एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट हमने मार्केट में डाली है ऑन द प्रोडक्ट्स, ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑन द टाइम एंड मनी, जो आपका प्रेशियस है, टाइम तो वापस भी नहीं आएगा। सो वो सब चीजें एट रिस्क हैं इस रेड ओशियन मार्केट में। ये दिखता बहुत आसान है कि हम गए नौकरी पर और हमें हर महीने के आखिर में तनख्वाह मिल गई और हमारा गुजारा चल रहा है एंड वी आर हैप्पी। ये एक्चुअली लुक्स इजी बट इट इज प्रैक्टिकली वेरी वेरी हार्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, वो है ब्लू ओशियन, जो एक न्यू मार्केट को क्रिएट करने का पॉइंट ऑफ व्यू है। ब्लू ओशियन क्या है? जो ऑलरेडी ब्लड बाथ है उससे अलग निकल के कुछ सोचना, वो है एक नई इंडस्ट्री की तलाश करना, कोई एक नया एवेन्यू क्रिएट करना, या है तो उस एवेन्यू का हिस्सा बनना। आप किसी से बात करेंगे तो वो पहला जवाब आपको यही देंगे, अरे ये नहीं चलता, ये बेकार की बात। तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि अगर ऐसी बात आती है तो क्या हम प्रिपेयर्ड हैं? ये दिखता मुश्किल है, लेकिन अगर हम इसे फॉलो करने लगे तो ये आसान बनता चला जाता है। ये कुछ स्क्रीन पर लोगोज हैं जिसको कि आप पहचानते हैं भली भांति। क्या ये सन 2000 में एग्जिस्ट करते थे ये सारे लोगोज, या इवन 2010 में भी? इनमें से कोई भी लोगो क्या 10 सन 2010 में, 2010
में एग्जिस्ट करते थे। ये न्यू इंडस्ट्रीज हैं, धीरे धीरे डेवलप हुई और अब इसकी इतनी पॉपुलैरिटी है, इतनी पॉपुलैरिटी है कि अगर किसी एक दिन हमें इनमें से किसी एक का सर्वर बंद हो जाए तो वी फील दैट देयर इज नो लाइफ। तो इस नई इंडस्ट्री ने जो ब्लू ओशियन में क्रिएट हुई, उस इंडस्ट्री ने अपनी इतनी एग्जिस्टेंस बना ली कि आज वो आपकी लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। सो हमारे लिए ब्लू ओशियन क्या है? हमारे लिए ब्लू ओशियन है आर्ट। हर किसी का अपना एक ब्लू ओशियन सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। दिस इज द क्रक्स जो मैं कन्वे करना चाहती हूं कि जब आप किसी से भी बात करें तो आपको ये बताना आना चाहिए कि रेड ओशियन के अलावा क्या आपके पास ब्लू ओशियन का कोई विकल्प है। जब आप ऐसा वर्ड यूज करते हैं, ओनली देन इट प्रूव्स, इट सेज दैट यू नो समथिंग व्हाट दे डोंट नो, राइट? सो क्या है इसके यूएसपीज, इसके यूनिक पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। जब आपको इसके यूनिक पॉइंट्स का पता होगा, ओनली देन आप उन्हें अपनी बात सुनने के लिए अट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहला काम तो यह है कि कोई भी प्रोस्पेक्ट आपकी बात को सुने। नेक्स्ट लेवल है समझे। अब आपने अगर किसी को राइट इंफॉर्मेशन टू द पॉइंट दे दी है, ओनली देन आप उम्मीद करेंगे कि कोई आपकी बात को, जब मीटिंग ओवर हो जाती है या आपसे बातचीत खत्म हो जाती है, तो उसके माइंड में कुछ 10% रह जाए और वो उसके ऊपर कुछ विचार करे। तो द एटमी में आने और जाने की कोई कॉस्ट नहीं है। नो एंट्री नो एग्जिट। आप आए हैं केवाईसी के साथ, नहीं काम करना चाहें, आप धीरे धीरे रिस्पॉन्स सिस्टम जीरो कर दीजिए तो आप एग्जिट ही हैं। खाली आईडी बनना बिजनेस करना नहीं है, राइट? सो ना तो आने की फीस है, ना ही जाने की फीस है। आपका ड्रीम गोल है, आपने पूरा करना है, टाइम भी आप अपने आप को देंगे। अब कितना बड़ा गोल है, कितनी जल्दी अचीव करना है, अपने पेस पे कीजिए। आपको कोई सुबह कॉल नहीं करेगा कि आज आपने कितने प्रोडक्ट सेल किए। और अगर कोई भी ये गलती कर रहा है तो वो ये बहुत भयंकर गलती कर रहा है कि वो जो सुबह उठ के अपनी टीम को टास्क दे रहे हैं कि आज इतने प्रोडक्ट की सेलिंग हुई कि नहीं हुई। गाइडेंस अलग है, गिविंग द टास्क इन आर्टमी बिजनेस मेरी नजर में गलत है। टीम सपोर्ट आपका अवेलेबल होना सबसे बड़ी जरूरत है। वेन एवर द टीम नीड्स यू, आपका वहां होना जरूरी है। आपके पास उतनी नॉलेज का होना बहुत जरूरी है अगर आप अपने आप को टीम लीडर कहते हैं तो। 100% नॉलेज जब तक नहीं आ जाती तब तक आप सीखते रहिए। चाहे जहां पर भी जो भी नॉलेज मिले उसको सीखते रहिए, अडाप्ट कीजिए, फॉलो कीजिए और उसी को डुप्लीकेट करने की कोशिश कीजिए। तो आप फिर टुगेदर वी विल विन डेफिनेटली के मोड में आएंगे। तो जब हम प्रोस्पेक्ट को बताएंगे तो कि यहाँ टीम सपोर्ट हमें आगे बढ़ाता है, आपको ज्वाइनिंग करा के छोड़ नहीं दिया जाता। टीम सपोर्ट का मतलब कहीं पर भी ये नहीं है कि तुम्हारी एक साइड हम चलाएंगे और दूसरी साइड तुम चलाना। जो भयंकर गलतियां हो चुकी हैं उसको रिपीट ना करना ही प्रोस्पेक्टिंग है। आप बैकवर्ड फ्लैश में जाकर के ठीक नहीं कर सकते। उन गलतियों को ना करके ही आप अपने आप को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग मी। इट अप्लाइज टू मी ऑल्सो एंड वी आर प्रैक्टिसिंग दिस वे कि जो गलती हम कर आए हैं उस गलती को रिपीट नहीं करेंगे। क्योंकि ट्री में नंबर बहुत बड़ा है, उसे जब वर्किंग नंबर में आप कैलकुलेट करते हैं तो वो शॉकिंग स्टेटमेंट है। मनी, एटमी के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट मनी की उतनी ही है जो आप कोई भी ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदते हो। और आपको जब एटमी में वो प्रोडक्ट लेना है, आपको शायद लग सकता है कि ये महंगा है, लेकिन जब तक आप उसे एब्सोल्यूट क्वालिटी सिखाते हैं, वो जो डिफरेंस है मार्केट के किसी प्रोडक्ट का और एटमी के प्रोडक्ट का, मैं उसे लो इन्वेस्टमेंट मानती हूँ। अगर हम टूथपेस्ट और टूथब्रश की बात करते हैं, अगर हम उसके डिफरेंस ऑफ द मनी को मान के चलें, अगर उतनी इन्वेस्टमेंट के साथ दो वैल्यूएबल प्रोडक्ट किसी के घर में एंटर करते हैं तो दैट इज द इन्वेस्टमेंट टू अंडरस्टैंड द एटमीज एब्सोल्यूट क्वालिटी प्रोडक्ट। उसके घर में एंट्री जाती है एक ऐसे प्रोडक्ट की
वो जब तक इस्तेमाल नहीं करेगा उसको बिलीव नहीं होगा। सो आप इसको इन्वेस्टमेंट की तरह ही काउंट कर सकते हैं। देन एजुकेशन, एजुकेशन इन स्पेसिफिक डिग्री के तौर पे हम कुछ नहीं चाहते, लेकिन आपका सीखने का पैशन, बेसिक जानकारी को समझने की शिद्दत, बिकॉज ग्लोबल बिजनेस है तो सारा लिटरेचर आपको इंग्लिश में मिलेगा। सो अगर किसी को ज्वाइन करा रहे हैं, उन्हें इंग्लिश की बेसिक नॉलेज है तो वो आपके काम आएगी। पर्पस ये है बताने का। सिक्योरिटी, नथिंग टू लूज, यहाँ गंवाने के लिए कुछ भी नहीं है, ये आप भी जानते हैं। तो जो चीज आप जानते हैं उसी को समझाने का काम है आदमी का बिजनेस प्रोस्पेक्टिंग के दौरान। रिटायरमेंट सिर्फ जाने की उम्र तक का वो है कि जब तक कि बुलावा नहीं आया तब तक आप काम कर सकते हैं। आपको कोई ये नहीं कहेगा घर जाओ समय पूरा हुआ। देयर इज नो रिटायरमेंट। इनहेरिटेंस, आप जो कमा लेंगे, जो आपका लेवल अचीव हो जाएगा वो आपकी 3 पीढ़ियों के लिए फिक्स हो जाएगा। कंज्यूम एंड रेकमेंड, अगर आप कंज्यूम करते चले जाते हैं और उस बेस्ट टॉपिक उन बेनिफिट्स को कंज्यूम किया, उस बेनिफिट्स को शेयर करते चले जाते हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप डेली अर्न कर सकते हैं। आई फील दिस इज द राइट वे टू टेल समबडी जिसको आप सिस्टम में प्लग इन कर रहे हैं। तो पहला लेवल उसको प्रोडक्ट से रूबरू कराना है, प्रोडक्ट को इस्तेमाल कराना है, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो, कितने भी पीवी का क्यों ना हो। सो जब आप ये सारा काम जितने भी टाइम ड्यूरेशन से कर रहे हैं, अलग अलग लोग अलग अलग समय पर जुड़े थे। जो जितने समय पर जुड़ा उसके बाद से आज की तारीख में जब आप रोज मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, रोज बोले तो जितने भी सेशंस के लिंक आते हैं, आप उसमें से जितने भी मीटिंग लिंक ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपका रोज कुछ एक क्वालिटी टाइम स्क्रीन टाइम में जाता है। मेरा पहला सवाल है आप सभी से, जब आप ये सारी एक्टिविटीज करते हैं, अपना टाइम कंज्यूम करते हैं, अपने क्वालिटी टाइम को मीटिंग्स में देते हैं, तो क्या आपके परिवार में आपकी एक्टिविटीज को लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं? ये पहला क्वेश्चन है, मैं रिपीट कर रही हूं। जब आप ट्रेनिंग लिंक्स आते हैं और उसको मीटिंग्स को अटेंड करते हैं या किसी सेमिनार में जाते हैं और सेमिनार से वापस आते में देर हो जाती है, क्योंकि तब भी आपका टाइम उसमें जाता है। आप जितना टाइम इस बिजनेस को दे रहे हैं, उस टाइम को देने के बाद क्या आपके परिवार में आपकी इन एक्टिविटीज को लेकर के प्रॉब्लम आती है? यस, नो, और तीसरा ऑप्शन है आई एम नॉट बॉदर्ड, इसका मतलब कि मेरा पैशन मुझे पता है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप अपनी कॉपी में लिखिए, मुझे नहीं बताइए। तो आगे चलते हैं। थिंक लाइक अ ब्लू ओशन स्ट्रैटेजिस्ट। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजिस्ट किस तरीके से सोचते हैं? या तो ऑड वन आउट बनते हैं कि जैसा सारे कर रहे हैं हम उससे अलग करेंगे और हम डिफरेंट हो जाएं, या हम कंपटीशन में पड़ जाएं कि मैं तेरे से बेहतर। जहां हम प्रोडक्ट का कंपैरिजन करने लगते हैं अपने प्रोडक्ट के साथ, तो हम एक कंपटीशन में आ जाते हैं। हमें किसी के भी कंपटीशन में नहीं आना चाहिए, हमें सोचना चाहिए एक ब्लू ओशन स्ट्रैटेजिस्ट की तरीके से, जो कंपटीशन को ही रेलेवेंट कर दे कि ये प्रोडक्ट, एटमी का प्रोडक्ट, एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस का है, ये क्वालिटी इस दाम पर कोई दे ही नहीं सकता। सो कंपटीशन का तो सवाल ही नहीं उठता। तो थिंक लाइक अ ब्लू ओशन स्ट्रैटेजिस्ट, इसकी जरूरत है। जर्नी ऑफ पेन टू गेन, जब इस जर्नी को हम आगे बढ़ाते हैं तब हम अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर पेन पॉइंट्स, हमें ये पता होना चाहिए जब हम किसी भी प्रोस्पेक्ट से, चाहे प्रोडक्ट सेलिंग के एंगल से या टीम में ज्वाइनिंग के एंगल से बात करते हैं, तो उसकी नीड को समझें। जब हम उसकी नीड को समझेंगे तब हमें पता चलेगा कि उसको एक्चुअली जरूरत किस चीज की है और हम प्रोवाइड क्या कर सकते हैं।
और जब हमें उसके पेन पॉइंट्स के बारे में एग्जैक्टली पता चल जाता है, तब हम उसकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एप्रोप्रिएट वे में अपने अपलाइन, अपने मेंटोर और अवेलेबल मोर ट्रेनर्स, जो धीरे धीरे हमें और भी ट्रेनिंग मॉड्यूल से हेल्प मिल रही है, उससे उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन की तरफ लेके जाते हैं। एंड वो जो पेन पॉइंट्स हैं वो बन जाते हैं हमारे गेन पॉइंट्स, यानी कि पॉइंट्स वन से हम स्टार्ट हुए और राइट वे में सॉल्यूशन निकालते चले गए, और जब हमने एक प्रोस्पेक्ट की सारे क्वेश्चंस को आंसर कर दिया, देन ओनली सेल हैपेंस। इस स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से समझिए। सेलिंग बेगिंग नहीं है। हाईली कंफ्यूज्ड है हम लोग जब इस सेगमेंट में काम कर रहे हैं, तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि हम बेच नहीं सकते। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप हेल्प कर रहे हैं लोगों की उस प्रोडक्ट तक पहुंचाने में जिसकी जानकारी आमतौर पे लोगों को नहीं होती, और उसकी जानकारी के जरिए आप उस प्रोडक्ट की सेलिंग करते हैं, और वो सेलिंग माध्यम बनती है उस प्रोडक्ट के वजह से, उस सेलिंग की वजह से वो इंसान किसी एक अच्छे लाइफस्टाइल को जीने लगता है। और जब आप उनकी हेल्प करते हैं बाय टेलिंग देम कि ये एक प्रोडक्ट है, इसके ये बेनिफिट हैं, अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो आपको ये बेनिफिट होगा, तो इसके बदले में आप या तो होलसेल, यानी कि जो एमआरपी और डीपी का डिफरेंस है, अपना रिटेल मार्जिन लेते हैं, अदरवाइज आपका टीम में इंसेंटिव फिक्स होता है। सो सेलिंग बैगिंग नहीं है, इसको समझने की, समझाने की जरूरत है। हम सिर्फ लोगों की हेल्प कर रहे हैं राइट प्रोडक्ट टू द राइट पर्सन पहुंचाने के बाद। इस बिजनेस को आगे ले जाने के लिए ये हमें करना पड़ेगा, हम इससे अवॉइड नहीं कर सकते। जिससे जब भी बात करें, बेचना तो पड़ेगा, बेचना सीखिए। आप अपना हार्ड अर्न मनी किसी भी सेलिब्रिटी के एडवर्टीजमेंट को देखकर दे आते हैं, और अपने ही प्रोडक्ट की प्रमोशन में आपको हिचक महसूस होती है। क्यों हिचक होती है? मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है। स्लाइड को कंप्लीट करती हूं पहले। जब आप प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करेंगे तब आप कॉन्फिडेंट होंगे उसके रिजल्ट्स को, जो आप फील कर चुके हैं उन्हीं रिजल्ट्स को आप जब सामने बताएंगे। वो प्रोडक्ट ए टू जेड कोई भी कैटेगरी का हो सकता है। जिस प्रोडक्ट को आपने कंज्यूम किया है, सिर्फ उसी के ऊपर ज्यादा फोकस रखिए। आप देखेंगे कि आपके उस फोकस्ड एरिया में ग्रेजुअली प्रोडक्ट्स का नंबर बढ़ता चला जाएगा। अगर आप 2 या 3 प्रोडक्ट्स में आपको लगता है आपका पूरा फोल्ड है, तो 2 या 3 प्रोडक्ट्स की सेल इतनी बढ़ जाएगी कि ग्रेजुअली आपको महसूस होगा, अब मैं 2 और प्रोडक्ट्स को अपने लिए बाय कर सकता हूं या कंज्यूम कर सकता हूं। तो आपके पास फिर नॉलेज आ गई थर्ड या फोर्थ प्रोडक्ट की भी। अब मेरा सवाल ये है कि अगर आप प्रोस्पेक्टिंग करते वक्त या मार्केटिंग करते वक्त अपनी तरफ से पूरी जानकारी किसी को भेज रहे हैं, चाहे वो ज्वाइनिंग हो, चाहे वो प्रोडक्ट सेलिंग हो, आपने 100% दिया, और जितनी आपकी नॉलेज थी और जितना आपके पास बिजनेस टूल्स अवेलेबल थे, आपने उन्हें वो सारी जानकारी बिल्कुल अप्रोप्रिएट भेजी। अगर व्हाट्सएप पे भेजी तो ब्लू टिक आ गए, जवाब नहीं आया, रिस्पॉन्स नहीं आया, तो ऐसे सिचुएशन में अगला प्रोस्पेक्ट ढूंढने के लिए क्या आप उतनी ही शिद्दत से कोशिश करते हैं, उसी पैशन के साथ? इसका आंसर डिसाइड करेगा कि आपका पैशन कितना पक्का है। आगे चलते हैं। पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें आप समझेंगे और इसी वोकेबलरी को आप यूज कर सकते हैं अपनी नेक्स्ट प्रोस्पेक्टिंग में, कि इन्फ्लेशन तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ती ही चली जा रही है, ये रुकने वाली नहीं है, और इनकम उस पैटर्न में, उस स्पीड में, उस रेशो में नहीं बढ़ रही। ये बताने में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज सामने से यही जवाब आएगा कि हाँ, आप सही कह रहे हैं। सो अब आपने कंज्यूमर के माइंडसेट को समझकर प्रोस्पेक्टिंग करनी है। कंज्यूमर का माइंडसेट जिस
भी व्यक्ति ने अच्छे से समझ लिया, उसका सक्सेस रेशो मैनीफोल्ड बदलता चला जाएगा। फेलियर का रेशो ग्रेजुअली ज़ीरो के लेवल को टच करेगा। तो कंज्यूमर का माइंड क्या कहता है? सबसे पहले तो आप अपने माइंड से एक चीज़ निकाल दीजिए कि प्रोडक्ट महँगे हैं। जिस दिन आपके माइंड से ये लाइन निकल जाएगी, तब आपकी प्रोस्पेक्टिंग में आपको रिजल्ट का रेशो इम्प्रूव होता दिखाई देगा। ये स्टेटमेंट मैं ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे सेशन में देती हूँ कि प्रोडक्ट महँगे हैं, ये क्लाइंट कम बोलते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स ज़्यादा बोलते हैं। तो जो चीज़ आप खुद ही इतनी बार बोल रहे हो, तो सामने वाले का तो मतलब कि एक टेलीपैथी, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करती है कि इसका कॉन्फिडेंस वीक है प्राइसिंग को लेके। आपने प्रोस्पेक्टिंग की, आपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन भेजी, सामने से जवाब आया, "अरे बाबा बहुत महँगे।" उसने कहा, "अरे बाबा बहुत महँगे हैं," ये बाबा बैठ गए। आपको जस्टिफाई करना कि मतलब कि क्यों प्रॉब्लम आ रही है कि प्रोडक्ट महँगे हैं? क्योंकि बेनिफिट बताने में आपका कॉन्फिडेंस कहीं वीक महसूस होता है या आप राइट टारगेट मार्केट को अप्रोच नहीं कर रहे। सो कुछ एग्जांपल्स के साथ जो कि रेलेवेंट नहीं है 8वीं से, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ मेकिंग इट पॉसिबल कि आप समझ पाएँ और वोकैब्युलरी के तौर पर उसे यूज़ कर पाएँ। सो मैं 1-2 चीज़ों को डिस्कस करूँगी कि इन्फ्लेशन तो बढ़ती रहेगी, क्या नीड्स को कम किया जा सकता है? क्या नीड्स को खत्म किया जा सकता है? सो जो लोगों की नीड्स हैं, डेली नीड्स हैं, उन प्रोडक्ट्स को अगर फोकस करके मार्केटिंग चलती रहती है, तो नो मैटर इन्फ्लेशन कितनी भी बढ़ जाए, आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड बनी रहेगी क्योंकि एक बार अगर किसी ने वो प्रोडक्ट यूज किया है, तो वो उसको रिपीट बिजनेस के तौर पर या बार-बार आपसे मंगाने का काम करते रहेंगे। तो जो डेली नीड्स के प्रोडक्ट्स हैं, वो इन्फ्लेशन जहां मर्जी चली जाए, वो आपके प्रोडक्ट्स वंस कन्विंस्ड आपके बिकते रहेंगे। नेक्स्ट सेगमेंट, ब्रांड वैल्यू। आप अपने आप को और अपने प्रोडक्ट्स को एक ब्रांड के तौर पर एस्टैब्लिश कीजिए। इसी जर्नी का नाम है सक्सेस। ये स्कैम नहीं है, ओवरनाइट नहीं मिल सकती। इसके लिए बहुत मेहनत लगती है, समय लगता है। सो ब्रांड वैल्यू के लिए लोग क्या नहीं करते, ये एग्जाम्पल आपने सुना होगा और जिन्होंने नहीं सुना, सुनिएगा। केरला के एक जेंटलमैन है, ये दुबई स्पेशली 40,000 रुपीज की टिकट खर्च करके एप्पल का लेटेस्ट वर्जन फोन खरीदने के लिए गए थे। दिस इज द पैशन टुवर्ड्स द प्रोडक्ट और टुवर्ड्स द ब्रांड। अगर किसी को कोई एक क्वालिटी पसंद आ जाती है, मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर किसी को कोई एक प्रोडक्ट की क्वालिटी पसंद आ जाती है, तो वो उस लेवल से नीचे कभी नहीं आते। दिस इज द कंज्यूमर्स माइंडसेट। अगर किसी ने बिजनेस क्लास में ट्रेवल कर लिया, उसके बाद उसका इकोनॉमी में ट्रेवल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो एब्सोल्यूट क्वालिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस। नेक्स्ट लेवल आता है कि जब ओकेजन आता है, तब हम लोग यानी कंज्यूमर्स अपनी पॉकेट के बियॉन्ड भी स्पेंडिंग करते हैं। सो क्या ऐसा कोई टाइम पीरियड आता है जब कंज्यूमर्स को अप्रोच किया जा सकता है? सो ये हमें समझने के लिए ये 2 एग्जांपल्स मुझे मिले। ये लोगो आप जानते हैं मैंने कहाँ से पिक किया है। जैसे ही पर्टिकुलर ड्यूरेशन स्टार्ट होने से पहले ही ये फ्लैश करना शुरू हो गया। अभी सैलरी आई नहीं है किसी की बैंक में, लेकिन उस टाइम फ्रेम को कैप्चर कर लिया मार्केट ने। या तो इस ब्रांड की से शॉपिंग कीजिए या दूसरे ब्रांड से कीजिए, पर शॉपिंग तो आप करेंगे। सो आंसर इज कि अगर किसी की पॉकेट अलाउ नहीं भी करती, बट अगर आपके पास कोई एक बेहतरीन ऑफर आता है और उस ऑफर को आप राइट वे में प्रेजेंट करते हैं टू द राइट टारगेट मार्केट, पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग गेटिंग अ गुड बिजनेस बढ़ जाती है। सो ये कब होगा? ये तब होगा जब आप अलर्ट हैं, जब आपको पता है कि ओके, ये एक नया ऑफर आया है, ओके, ये नया प्रोडक्ट रीलॉन्च हुआ है।
अच्छा ये वाला एक चल रहा है और ये वाले प्रोडक्ट में ये एक बहुत खास बात है जो किसी एक के काम आ सकती है क्योंकि उसको इसकी ज़रूरत है। सो ये भी एक तरीका होता है जब आप बिज़नेस में सस्टेन करना चाहते हैं, तब आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एम्बियंस मैटर्स। कुछ लोग क्लास में बिलीव करते हैं, टारगेट मार्केट। जो लोग क्लास में बिलीव करते हैं, दे डोंट लुक टुवर्ड्स प्राइस, दे लुक टुवर्ड्स द सर्विसेज, दे लुक टुवर्ड्स द क्वालिटी। फाइन डाइनिंग किसे कहते हैं? क्वालिटी हाईएस्ट लेवल की है और काफी हद तक फॉर्मेलिटी है। समझ में नहीं आता खाना क्या है और उसमें से छोड़ना क्या है। एम्बियंस मैटर। कई बार फैमिली आउटिंग के लिए बाहर जाती है जस्ट कि माहौल में बदलाव आएगा तो कुछ अच्छा सा फील होगा। तो आप खुद समझदार हैं, जब आप ऐसे फाइन डाइनिंग पे जाते हैं तो वहां का एक्सपेंडिचर क्या उस अमाउंट को जस्टिफाई करता है जो आप पे करके आते हैं? यही कंज्यूमर का माइंड। आपने अगर राइट क्वालिटी का प्रोडक्ट टू द राइट टारगेट मार्केट दे दिया, वो आपका मुरीद हो जाएगा कि बहुत बढ़िया प्रोडक्ट दिया, इसके बारे में बताते रहें। अब आती है बात क्वालिटी। बहुत ही सिंपल सा है। मार्केट इज फ्लडेड विद क्वालिटी एजुकेशन सो कॉल्ड। जब आप अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए पिक करते हैं तो किससे पिक करते हैं? जिसका रेटिंग में, चार्ट्स में हायर रैंक होता है। हम में से कितने ऐसे लोग होंगे जो इन दोनों कैटेगरी में से गवर्नमेंट कैटेगरी को पिक करते हैं? पब्लिक, यानी कि गवर्नमेंट मतलब पब्लिक, पब्लिक कैटेगरी के स्कूल्स। एजुकेशन दोनों में कॉमन है, सीबीएसई बोर्ड है, लेकिन हम क्या पिक करेंगे गवर्नमेंट सेक्टर, या हमने किया हुआ है? Within the private also, we try to pay beyond our paying capacity. Just because एक थॉट चलती है माइंड में, जो हमें नहीं मिला वो हमारी बच्चों को मिल जाए, be it be education, be it be resources. So this is the mindset of the consumer. सिर्फ कंज्यूमर का माइंडसेट समझिए। तो अब आपने ये भी समझाना है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो इनकम के सोर्सेज बढ़ाने की कितनी सख्त जरूरत है। सोर्स कोई भी बढ़ाइए, चाहे हमें ज्वाइन कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन आप रेजिडुअल इनकम के बारे में जानकारी उन तक पहुंचाइए कि रेजिडुअल इनकम किसे कहते हैं। जैसे हर महीने बिल अपने आप आता है, बच्चों की फीस का बिल हो, पेट्रोल की ईएमआई, पेट्रोल का बिल हो, गाड़ी की ईएमआई हो, हाउस लोन का ईएमआई हो, तो जो चीज अपने आप आती है उसे रेजिडुअल कहते हैं। जैसे बिल आते हैं वैसे इनकम भी आने लगे तो कैसा लगेगा? इसकी अवेयरनेस क्रिएट करना हमारा काम है। तो जब आप इसकी अवेयरनेस को क्रिएट करते हैं, तब आप उनसे पूछिए कि आपके पास कुछ इस तरीके का प्लान है जिससे कि हम हर महीने आने वाले इन एक्सपेंसेस को मीट कर सकें। उनके जवाब से ही आपको आगे का रास्ता मिलता है। मल्टीप्लाइंग द टाइम एंड स्मार्ट वर्क विल ब्रिंग डिजायर्ड रिजल्ट्स। वी रीच्ड एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। जब आपने अपनी टीम के साथ कनेक्ट बनाने के लिए या तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं या ब्रॉडकास्ट बनाए हुए हैं, क्योंकि ब्रॉडकास्ट मैसेजेस का थोड़ा आजकल ट्रेंड है। आपके पास कहीं से मीटिंग लिंक आया, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आई, आपने उन दोनों मत या तो व्हाट्सएप ग्रुप या ब्रॉडकास्ट में उसे पोस्ट कर दिया। आप में से कितने लोग हैं ब्रॉडकास्ट वाले लिंक को ये चेक करते हैं कि उनमें से कितने लोगों ने उस मैसेज को देखा है? आप देखते हैं? यस, नहीं देखते? नो, ध्यान ही नहीं था, नॉट बॉदर्ड। आपने मीटिंग लिंक भेजा, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन भेजी, क्या आप उसकी इन्फॉर्मेशन को चेक करते हैं कि एक्चुअली मैसेज डिलीवर भी हुआ है या नहीं? या हम सिर्फ इसी में खुश या नाराज हैं कि हमने मैसेज भेजा और कोई नहीं आया, या हमने मैसेज भेजा किसी ने जवाब नहीं दिया? बिकॉज खाली मैसेज भेजने से चलता नहीं। सो क्रिएट योर डुप्लीकेट्स। अपने जैसे लोग बनाना ही हमारा काम है। अब एक क्वेश्चन मैं और पुटअप करूंगी। जब आप
आपको डेली कोई ना कोई हर्डल मिलती है, कोई ना कोई ऑब्जेक्शन मिलती है। उस ऑब्जेक्शन, उस हर्डल के आने पर आपका क्या ओपिनियन रहता है? आपकी क्या सोच रहती है? वो सोच मैटर करती है, वो डिसाइड करेगी या करती है कि आपका ड्रीम रोल उस हर्डल से बड़ा है या छोटा। यहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट भी हो सकती है, यहाँ इनकम का ना आना भी हो सकता है, यहाँ टीम का साथ ना होना भी आ सकता है। XYZ कोई भी हर्डल जब आई, कोई भी ऑब्जेक्शन जब भी आई, तो आपके पैशन, आपके शिद्दत में, आपका रवैया टुवर्ड्स दैट ऑब्जेक्शन क्या होता है? आप अगला स्टेप उठाने में झिझकते हैं या उसी पैशन के साथ आगे बढ़ते हैं? वहाँ आपका मेन रोल होता है आपके ड्रीम गोल का, कि आप जो सपना लेकर चले थे, उस सपने की पूर्ति के लिए ये छोटे-मोटे हर्डल जो हैं, मायना नहीं रखते। द पावर ऑफ पेशेंस, ये अपने आप नहीं आती, ये ग्रेजुअली यू यू गेन दिस, कि आपने तो चलना ही है। जो आपसे मदद माँगे, आपने उसकी मदद करनी है, दैट इज़ टीम सपोर्ट। आपका अवेलेबल होना ही आपका टीम लीडर का रोल अदा करता है। आप डेली कॉल करके उन पर प्रेशर नहीं बना सकते, और हायर एक्सपेक्टेशन रख करके तो टीम डीमोटिवेट होकर के काम करना बंद कर देगी। अगेन जैसा कि बताया था, इसमें एंट्री एग्जिट कुछ नहीं है। बड़ी पीसफुली एग्जिट हो रहे हैं लोग, आपको दिख नहीं रहे हैं, लेकिन वो आपके साथ नहीं है। तो जब वो आपके साथ नहीं है, दैट मीन्स उन्होंने एग्जिट मोड पिक कर लिया है। सो उस कंडीशन में आपके पास एक ही ऑप्शन बचती है, लुक टुवर्ड्स द राइट। अपने आगे देखिए, अपने राइट मतलब कि आपके सामने जो है उसको देखिए, लुक फॉरवर्ड, और नए लोग जोड़िए। जब आप नए लोग जोड़ें तो उनको बहुत सारी चीजें पहले बता के जोड़िए। ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलेगी, सेलिंग करनी पड़ेगी, कंज्यूमर बनना पड़ेगा, ब्रांड स्विच करना पड़ेगा, ट्रस्ट मेंटेन करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, मेहनत देनी पड़ेगी। सवाल पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितने ज़्यादा सवाल आएँ, खुश होना चाहिए, क्योंकि सवालों का आना ही कामयाबी की गारंटी है। कोई जवाब ना आना ही प्रॉब्लम। सो इसी के साथ हम एकदम फाइनल नोट पे हैं। आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया एटॉमिक कम्युनिटी स्पीकिंग ट्री के साथ जुड़े रहने के लिए, क्योंकि ये जुड़ाव ही आपको आगे लेकर के जाएगा, आपके साथ अच्छे डुप्लिकेट्स क्रिएट करेगा। ये मेरी तरफ से गारंटी है आपको। आपके पास रेगुलर अपडेट्स आते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग सो पेशेंट। आपका अंत तक बने रहना ही आपके लिए कामयाबी का एक स्टेप है, इतना ही कह सकूंगी। अब जो आपके यस नो और आई एम नॉट बॉदर्ड निकल के आए हैं, उसका एनालिसिस कीजिए अपने आप। जहां सबसे ज्यादा दिक्कत है वहां मेहनत करिए, क्योंकि ये सपना आपका है। कामयाब आप होंगे तो आपके अपनों को आप पर भरोसा होगा। छोड़ देना तो आसान है, निभाना मुश्किल है। So thank you everyone. Work together, grow together and be imperial. Make proud of yourself. अपने आप को एक शाबाशी जरूर दीजिए हर बार जब आप कुछ कामयाबी का काम करें।